अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है थायराइड ग्लैंड। हमारा चैप्टर ग्लैंड्स के बारे में चल रहा है, तो उसमें से एक ये भी एक ग्लैंड है जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखें, ये जो ग्लैंड है, तकरीबन आपने ये डिजीज सुनी होगी कि थायराइड की जो डिजीज होती हैं, ये थायराइड। अब आज हम पढ़ेंगे कि ये कौन सी डिजीज होती हैं और क्या इसके अंदर होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्लैंड्स होते हैं उन सब में से ये बड़ा ग्लैंड होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लिवर को कहा जाता है। जी बिल्कुल, आप सही हैं कि लिवर के अंदर, लिवर जो है उसको भी ग्लैंड कहा जाता है और वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, लेकिन वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हमने पढ़ा था एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो अपनी सिक्रेशन स्पेशल डक्ट के जरिए, ट्यूब्स के जरिए कहीं पे पहुंचाता है, स्पेशल डक्ट के जरिए, तो उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। अच्छा, दूसरे वो होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो होते हैं जो अपनी सिक्रेशन ब्लड के जरिए, ये ब्लड है, उस ब्लड के जरिए जो है अपनी सिक्रेशन जो है कहीं पे पहुंचाता है, स्पेशल कोई डक्ट नहीं होता, तो उसको इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड भी इसमें आ जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड है, और इसके अलावा पेनक्रियाज है और दूसरे हैं। लेकिन पेनक्रियाज जो ग्लैंड है वो मेक्सोक्राइन ग्लैंड है, मींस उसके अंदर दोनों फंक्शन है, एंडोक्राइन के तौर पे भी काम करता है, एक्सोक्राइन के तौर पे भी काम करता है। कैसे कि पेनक्रियाज जो है वो एक लीफ लाइक जो है ग्लैंड है, जिसके अंदर कुछ सेल्स जो होते हैं जिसको स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स कहा जाता है। बाकी जो सेल्स होते हैं साइड वाले, वो बाकी जो सेल्स होते हैं जिसको एसिनर सेल्स कहा जाता है। अब ये एसिनर सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल ट्यूब के जरिए एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं जो कि हमने पढ़ा है कि डाइजेशन में काम आता है, ड्यूडेनम के अंदर जाता है और डाइजेशन करवाता है, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। कौन से? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लिपेज एंजाइम। ठीक है, ये सारे एंजाइम होते हैं। तो उसका ये जो फंक्शन है, ये स्पेशल डक्ट के जरिए कोई चीज सिक्रेट कर रहा है, तो ये जो एसिनस सेल्स वाला ये वाला पोर्शन जो होता है तकरीबन 98% जो होता है ये काम करता है एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन उसके बाद ये जो है स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, ये स्पेशली प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर दो टाइप्स के, तीन टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन, जो कि हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक थायराइड ग्लैंड है, तो इसीलिए इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। अदरवाइज बाकी जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। जैसे कि हमारे अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो एक्सोक्राइन का काम करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, लेकिन वो एक्सोक्राइन स्पेशल डक्ट के जरिए। तो लिवर जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसमें से सबसे बड़ा है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो उसमें से सबसे बड़ा जो है वो थायराइड ग्लैंड होता है। अच्छा, अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये वाहिद जो ऐसा ग्लैंड है जो अपने सिक्रेशन जो है, सिक्रेशंस को खुद के अंदर स्टोर करता है। मतलब सिक्रेशन कौन से होते हैं? हार्मोन्स को कुछ टाइम के लिए स्टोर भी करता है, दूसरे जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्टोर नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब ये थायराइड ग्लैंड कैसा है, किस तरह का है और कहां पे पाया जाता है? ये पाया जाता है फाउंड अटैच्ड विथ ट्रेकिया। ये हमारी जो ट्रेकिया है उसके जो है वेंट्रल साइड पे ये पाया जाता है, वेंट्रल साइड पे बिलो लेरेंक्स, लेरेंक्स के नीचे एट दी बेस ऑफ नेक, ये जो हमारा गला है उसके बिल्कुल नीचे जो है ये ट्रेकिया पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जो है ये ग्लैंड पाया जाता है। अब इसके अंदर जो है ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? इट इज बटरफ्लाई
ये बटरफ्लाई शेप का होता है, जिसको हम एच शेप भी कहते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई को जब आप देखेंगे तो वो उसके विंग्स आपको एच शेप की तरह नजर आएंगे। तो ये भी बिल्कुल उसकी तरह है, हम बनाते हैं। ये ग्लैंड जो है ये आपका इस तरह का होता है, इस तरह का आपका ग्लैंड होता है। कहां पे पाया जाता है? अबो दी ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर पाया जाता है। अच्छा, ट्रेकिया हम ऐसे बनाए कि ये आपकी ट्रेकिया है। ट्रेकिया के अंदर क्या होती है? सी शेप्ड कार्टिलेजेस मौजूद होती हैं, और ये ऊपर होता है वॉइस बॉक्स होता है। उसके बिल्कुल नीचे जो है ये मौजूद होता है आपका बटरफ्लाई शेप्ड, क्या मौजूद होता है? बटरफ्लाई शेप्ड आपका ये थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है वेंट्रल साइड पे। अच्छा, अब जो ये ग्लैंड है ये बायलोब्ड है, इट इज बायलोब्ड। बायलोब का क्या मतलब होता है? दो इसके हिस्से होते हैं। जैसे कि आपने लंग्स के अंदर पढ़ा होगा, लंग्स जो होते हैं उसके भी जो हिस्से होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर दो हिस्से होते हैं, और जो राइट लंग होता है उसके अंदर तीन हिस्से होते हैं। तो ये बायलोब्ड है और ये ट्राइलोब्ड है। इसी तरीके से इसके अंदर भी दो लोब्स मुझे देखें, ये एक यहां से एक साइड जो ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। इसके बीच में ये जो कनेक्शन है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इस्थमस। इस्थमस आपने सुना होगा, इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस। तो ये एक जो है जोड़ है, एक लिंक है दो चीजों के बीच में, उसको इस्थमस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, बायलोब स्ट्रक्चर हो गया ये ग्लैंड। अब इसके अंदर जो है हमने पढ़ना है कि कौन सी सिक्रेशंस होती है, कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है ये ग्लैंड। अच्छा, इसके अंदर एक ग्लैंड है, इसके अंदर स्पेशल टाइप के फॉलिकल्स मौजूद होती हैं। ये फॉलिकल्स स्ट्रक्चर्स इस तरह की मौजूद होती हैं, फॉलिकल्स, इसको फॉलिक्यूलर सेल्स बोलते हैं, बहुत सारी होती हैं। इसके जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट करते हैं तीन टाइप के हार्मोन्स, वो हमें डिस्कस करने हैं। कौन से हार्मोन? एक होते हैं जो है बायोजेनिक अमाइन हार्मोन्स, जो मतलब ड्राइव्ड अमाइनो एसिड के बने हुए होते हैं। वो कौन से होते हैं? T3 एंड T4, जो किससे बनते हैं? टायरोसिन अमाइनो एसिड से। ठीक है, टायरोसिन अमाइनो एसिड से बनते हैं। अच्छा, दूसरे होते हैं प्रोटीन का बना हुआ, वो है कैल्सीटोनिन हार्मोन। हम इनके रोल्स को पढ़ेंगे कि कैसे किस तरह से काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले जो है हम T3 एंड T4 की स्टडी करते हैं। T3 एंड T4 बोथ, इसको क्यों कहा जाता है T3 एंड T4? ये टायरोसिन से बने होते हैं, प्लस उसके अंदर आयोडीन का एटम्स जो जुड़ते हैं, फिर इसका कंबाइंड स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम T3 या T4 कहते हैं। चलें, इसको हमने साइड में रख दिया कैल्सीटोनिन को फिलहाल। ठीक है, हम इसकी डिस्कस कर रहे हैं T3 एंड T4 की। T3 का फुल फॉर्म है ट्रायोडोथायरोक्सिन। T4 का नाम है टेट्रायोडोथायरोक्सिन। सही है। अच्छा, इसको क्यों कहा जाता है ट्रायोडोथायरोक्सिन? मींस इसके अंदर 3 आयोडीन होते हैं एटम्स, और इसके अंदर 4 आयोडीन के एटम्स होते हैं, इस वजह से कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो इसमें से ज्यादा अमाउंट में कौन सा रिलीज होता है और कम अमाउंट में रिलीज कौन सा होता है? ट्रायोडोथायरोक्सिन जो है वो कम अमाउंट में रिलीज होता है और ये ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। लेकिन मजे की बात ये है कि ट्रायोडोथायरोक्सिन मींस T3 जो है ये ज्यादा मोर पोटेंट होता है, मतलब इसका जो फंक्शन जो होता है वो ज्यादा पोटेंशियल होता है, और इसका लेस पोटेंट होता है। और ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। आयोडीन आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पे काम आ रहा है। तकरीबन हम सुनते हैं कि हमारे अंदर विटामिन ऐसी चीजों की जरूरत होती है, तो किस तरह से कैसे जरूरत होती है? तो एक चीज आप देख रहे हैं कि आयोडीन की यहाँ पे जरूरत होती है। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? आयोडीन हमें जो है सी फूड से मिलता है। इसके अलावा आयोडाइड जो है साल्ट भी आ गया है, तो साल्ट के अंदर भी मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके काम क्या है? दोनों के फंक्शन सेम है,
दोनों के फंक्शन सेम है, लेकिन सिक्रेशन कम या ज्यादा या पोटेंशियल का मसला है तो हमने बात की इसकी। और हमने ये भी बात की कि इंटरचेंजेबल है, मीन्स T3 T4 में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका काम ये है कि ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। जो भी आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन वगैरह, उसको ये कंट्रोल करते हैं। जब ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं तो मीन्स आपके अंदर रिएक्शंस करवाते हैं। जब रिएक्शंस होती है तो आपके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, तो मतलब ये हीट को भी प्रोड्यूस करवाते हैं, थर्मो रेगुलेशन करवाते हैं। सही है। जब बेसिक मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल होगा आपका, तो मीन्स आपके अंदर बॉडी की जो है डेवलपमेंट जो है वो भी आसान हो जाएगी, डेवलपमेंट करवाने के लिए भी काम आएंगे। मेंटल डेवलपमेंट जो है बेबी के अंदर वो भी ये करवाते हैं, मेंटल डेवलपमेंट। अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म becomes adult by passing through different structures, forms of life, जैसे कि एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस में यूज होता है, लेकिन हम मैन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये नहीं होगा। बाकी बॉडी की डेवलपमेंट में ये काम आता है, इसका ये काम होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, मेंटल डेवलपमेंट भी कर रहा है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को भी कंट्रोल कर रहा है। ये काम होते हैं इसके। अब इसकी वजह से बीमारियां कौन सी होती हैं? ठीक है, अच्छा, अगर ये बढ़ जाता है तो क्या होता है? अगर इसको अभी हम रिमूव करते हैं, ठीक है, अगर ये जो हार्मोन्स होते हैं, कौन से? ये T3 एंड T4 अगर ये बढ़ गए, इसकी अमाउंट जो है अगर इंक्रीज हो जाती है तो कौन से मसाइल आते हैं, और अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो कौन से मसाइल प्रोड्यूस होते हैं? ठीक है, अच्छा, पहले हम करते हैं हाइपोथायरोडिज्म। हाइपोथायरोडिज्म, हाइपोथायरोडिज्म किसे कहते हैं? जब इसकी सिक्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज्ड हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4। जब कम सिक्रेट होंगे तो पता है क्या होगा? आपका स्लो हो जाएगा कौन? बॉडी मेटाबॉलिक रेट। जब बॉडी मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगी तो डाइजेशन स्लो हो जाएगी, स्लो डाइजेशन हो जाएगी। जब स्लो डाइजेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? आपके बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन भी होगी, कब्ज का मसला भी होगा। तकरीबन लोग जो है बेड रेस्ट पे जो होते हैं उसको भी कब्ज होती है, क्योंकि उसके अंदर मोटिलिटी वगैरह नहीं होती। और जब ये चीजें होगी तो बंदा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं, तो स्लो बॉडी मेटाबॉलिक रेट होगा, तो क्या हो जाएगा? ओबेसिटी हो जाएगी, उसके अंदर वो मोटापा हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब क्या होगा? स्लो बॉडी मेटाबॉलिक रेट, स्लो डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, ये सारी कंडीशन हो जाएगी। जब स्लो है तो मींस उसके अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही। जब हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही मींस उसकी बॉडी क्या है? कूल है। जब कूल है इसकी बॉडी, तो अगर ज्यादा और कोल्डनेस आ गई, टेम्परेचर कम हो गया, तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, तो क्या गया? इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस टू कोल्ड कंडीशंस, कोल्ड कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और हमने पढ़ा था कि मेंटल डेवलपमेंट करवाता है, तो नो मेंटल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो इसका आईक्यू लेवल क्या हो जाएगा? बच्चे का कम हो जाएगा। ये कंडीशन होती है हाइपोथायराइडिज्म की। अच्छा, अब इसके दो डिजीज के टाइप्स हैं। सिम्टम सेम ही होंगे, लेकिन अगर ये बड़ों के अंदर होती है तो उसको क्या कहा जाएगा, और बच्चों के अंदर होती है तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर बच्चों के अंदर ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म। ठीक है, सी फॉर क्रेटिनिज्म, सी फॉर चाइल्डहुड। ठीक है, या चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के अंदर ये बीमारी हो जाती है। अगर यही जो है हार्मोन कम हो जाए लेकिन एडल्ट के अंदर, बड़े के अंदर, तो क्या होगी कंडीशन? तो कंडीशन ऐसे होगी कि उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे इसके लिए? प्रॉपर नाम जो है इसके अंदर जो है अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। एक तो क्रेटिनिज्म होती है जो बच्चों के अंदर जब ये स्लो
बॉडी मेटाबॉलिज्म हो जाए, स्लो डाइजेशन हो जाए और कॉन्स्टिपेशन हो जाए, ओबेसिटी। हाँ, बड़ों के अंदर जो होती है उसको कहते हैं मिक्स एडिमा, मिक्स एडिमा कहते हैं, मिक्स एडिमा। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब बात करते हैं हम कौन सी, हम बात करते हैं अगर ये लेवल जो है इंक्रीज हो जाए, किसकी, जो है ये ग्लैंड्स है T3 और T4, अगर ये बॉडी के अंदर ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो उस कंडीशन को कहेंगे हाइपर थायरोडिज्म, हाइपर थायरोडिज्म। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा, इसका हमने सारा करना है उलट। वो कैसे, जब ये ज्यादा सीक्रेट होंगे तो आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, तो डाइजेशन भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन आपकी खत्म हो जाएगी, ओबेसिटी खत्म हो जाएगी, बॉडी क्या हो जाएगी, बिल्कुल थिन और लीन हो जाएगी, पतला बंदा हो जाएगा। ठीक है, और इंटॉलरेंस टू कोल्ड, मतलब जब ये जब ज्यादा हो रहा है, बॉडी मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, तो मींस ऑलरेडी उसके अंदर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा होगा, जब और टेम्परेचर आएगा, जब गर्मी ज्यादा होगी, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो इंटॉलरेंस टू जो हीट हो जाएगा। ठीक है, इसकी बॉडी डेवलपमेंट सही होगी, आईक्यू लेवल भी सही तरह से होगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक कंडीशन को कहते हैं एक्सोप्थेल्मिया, एक्सोप्थेल्मिया। व्हाट इज दिस, इसमें यह है कि बंदे की जो है आंखें जो है, आईज जो है बाहर आ जाएंगी, प्रोटरियन ऑफ आईज, मतलब बाहर आ जाएंगी, असल में बाहर आती नहीं है। वो ये है कि बॉडी क्या हो जाती है, थिन हो जाती है इस कंडीशन के अंदर, तो आपकी जो है चीक्स वगैरह जो है बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, तो आपकी जो आईज बाहर नजर आएंगी, तो उसको कहते हैं एक्सोप्थेल्मिया। ये कंडीशन होती है इसकी हाइपोथायरॉयडिज्म की। अच्छा, अब ये हार्मोन क्लियर हो गए। यहां पे हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर वजह क्या होती है कि हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। पहली बात, थायराइड ग्लैंड के अंदर ये जो हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट किस वजह से होते हैं। देखिए, हाइपोथायरॉयड ग्लैंड कभी भी ऐसे खुद हार्मोन्स रिलीज नहीं करता जब तक इसके पास स्टिमुलस नहीं आता। ठीक है, अच्छा, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन TRH रिलीजिंग हार्मोन, वो एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। फिर ये हार्मोन जब रिलीज होगा तभी जो ये एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे, फिर ये रिलीज होंगे। तो जब ये इसके अंदर हार्मोन कम रिलीज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वजह कोई भी हो सकती है, या ये है कि TRH जो है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज नहीं हो रहा वहां से हाइपोथैलेमस से, या पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH ये रिलीज नहीं हो रहा, या तो ऐसे हो सकता है कि जो इसके अंदर टायरोसिन की कमी है, इसके अंदर आयोडीन की कमी है, किसी भी वजह से हो सकता है। लेकिन खुसूसन आयोडीन की कमी की वजह से अगर इसके अंदर बीमारी होती है तो उसको कहते हैं गोइटर, उसको कहते हैं गोइटर। ठीक है, थायराइड गोइटर कहते हैं। ये किस वजह से आयोडीन, और उसके अंदर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है। क्यों स्वेल अप हो जाता है, इसलिए स्वेल अप हो जाता है क्योंकि वहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंटिन्यूअसली जो स्टिमुलेट कर रहा होता है, वहां से कर रहा होता है स्टिमुलेट के भाई थायराइड ग्लैंड तुम अपने हार्मोन्स बनाओ, लेकिन वो हार्मोन्स नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि उसके पास आयोडीन है ही नहीं, रॉ मटेरियल नहीं है। जब रॉ मटेरियल नहीं है, ये नहीं बना पा रहा, और वहां से कॉन्स्टेंटली जो है उसके पास स्टिमुलेशन आ रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है, ट्रिगरिंग की वजह से, हाईली ट्रिगरिंग की वजह से यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, उसको कहते हैं गोइटर। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा जो है एक और हार्मोन रहता है, वो है कैल्सिटोनिन। ठीक है, कैल्सिटोनिन क्या है बेटा, कैल्सिटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी के अंदर जब हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन हो जाती है, मींस बॉडी के अंदर कैल्शियम की कंडीशन जो है, कैल्शियम की जो मिकदार है ज्यादा हो जाती है, तब ये रिलीज होता है। ये क्या करवाता है, कैल्शियम को कंट्रोल करता है, कम करता है। अब कम कैसे करता है, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है कैल्शियम की लेवल को। ठीक है, रिड्यूस कैल्शियम लेवल। अब कैल्शियम की लेवल को कम करवाने के लिए कौन से जो है काम करने होते हैं, चले हम देखते हैं। एक तो ये काम करवाता है कि ओस्टियोसाइट्स जो होते हैं,
ओस्टियोसाइट सेल्स हमारी बोन्स के अंदर, उसको उसके जरिए उसको एक्टिवेट करता है। हमने पढ़ा है कि बोन्स के अंदर जो है ओस्टियोसाइट सेल जो होते हैं ये मिनरलाइजेशन का काम करते हैं, मींस मेचुरेशन का काम करते हैं। दूसरे ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वो सेल्स बोन्स बनाते हैं, ये उसको मिनरलाइज करते हैं, ओस्टियोब्लास्ट तोड़ने वाले होते हैं। ना ओस्टियोसाइट जो है उसको ये एक्टिव करता है ताकि जो है ये ज्यादा जो कैल्शियम ब्लड में चल रही है उसको अपने अंदर जमा कर ले, अपने अंदर स्टोर कर ले, अपने अंदर रख ले, ठीक है, उसको एक्टिवेट कर ले। इस तरह से उसकी क्या हो जाएगी, ब्लड कैल्शियम कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि इनहेबिट कर लेता है, किसको इनहेबिट, रीएब्सॉर्प्शन जहां पे हो रही है, कहां पे हो रही है, इनहेबिट रीएब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी। फ्रॉम किडनी के अंदर जब कैल्शियम की रीएब्सॉर्प्शन हो रही है तो वहां पे अब वो रोक देता है, उसको एब्सॉर्ब करने नहीं देता। तीसरा काम ये करता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए जब हमने खाना खाया उसमें भी कैल्शियम होगी, वो भी ब्लड के अंदर जा रही है, एक तो ऑलरेडी ज्यादा है तो और आगे तो नुकसान होगा, तो उसको भी चाहिए कि अब ज्यादा कैल्शियम एब्सॉर्ब ना करे, तो वहां पे भी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इनहेबिट कर लेता है कि कैल्शियम को ना रिलीज करे, एब्सॉर्ब ना करे। तो इस तरह से कैल्शियम ना एब्सॉर्ब होने की वजह से और ज्यादा जो भी हो रही है वहां पे जो जज्ब होने की वजह से कैल्शियम जो है मजीद ब्लड के अंदर नहीं रहती और फिर वो कंट्रोल कंडीशन में आ जाती है। तो कैल्सिटोनिन ये काम करता है। अब कैल्सिटोनिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन सा है? एंटागोनिस्टिक हार्मोन वो होता है जो उसके अपोजिट में काम करे। ये आप मुझे दीजिए, कमेंट में करेंगे। आज की मेरी शॉर्ट वीडियो इसका है तो ज्यादा डिटेल्ड, लेकिन ऐसा होता है कि बोर्ड फिल करना शायद वीडियो में आए ना आए, इस तरह से मैंने कोशिश की है कि सिंपल जो आपके टू द पॉइंट जो सिलेबस के हवाले से जो चीजें हैं वो मैंने कोशिश की है बताऊं। इसके लिए एक और भी टर्म आता है हाइपर थायरॉइडिज्म के लिए, जो जिसको कहते हैं ग्रेविस डिजीज। क्या कहते हैं? ग्रेविस डिजीज। ग्रे मतलब जो है कब्रिस्तान की कब्रें जो होती हैं, ग्रेव जो बंदा दफनाया जाता है, इसी तरह मतलब ऐसा हो जाएगा कमजोर जब ये ज्यादा हार्मोन सिक्रेट होंगे तो दफनाने के लायक, मतलब बहुत ही कमजोर हो जाएगा, उसको ग्रेव्स डिजीज भी कहा जाता है। आई होप आई क्लियर द कॉन्सेप्ट। आपसे सवाल मेरा ये है कि जो कैल्सिटोनिन है एंटागोनिस्टिक हार्मोन जो है वो कौन सा है? इसका कैल्सिटोनिन जो है आपने पढ़ा कि कैल्सिटोनिन ऐसा होता है कि जब कैल्शियम लेवल ज्यादा होती है ब्लड के अंदर तो उसको कंट्रोल करता है। तो इसका एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन सा है? आप मुझे कमेंट में बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप जो है ये भी बताएं। आपको कौन से टॉपिक पे जो है मजीद वीडियो चाहिए? जिस तरह जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत ही मुश्किल से मिलता है। आज मुझे जो है 14 अगस्त की वजह से जो है टाइम मिला तो मैंने कोशिश की कि बना लूं वीडियो, किसी के काम आ जाएगी। तो इंशाल्लाह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियोस पड़ी जो आपके लिए काम